दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले तहे दिल से शुक्रिया जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं। मैं यही चाहूँगा कि इसी तरीके से आप प्यार देते रहिए। एक बड़ी अनाउंसमेंट जो करना चाहूँगा वीडियो में पहुँचने से पहले कि फेसबुक पे मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ। अगर आप फेसबुक पे किसी अक्षय वशिष्ठ या अक्षय वशिष्ठ हॉरर से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो कोई फ्रॉड है जिसको आप पैसे दे सकते हैं। अभी मैं फेसबुक पे अवेलेबल नहीं हूँ। कोई इंसान है जिसने हमारा फेक पेज बना के यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करके उस पर अपलोड की है और लोगों से वो इंटरेक्ट कर रहा है। कहीं भी वो लाइव आने की कोशिश करता है और लोगों से पैसे लेता है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा ध्यान से रहिए। जिस दिन मैं फेसबुक पे आऊँगा उस दिन सबसे पहले मैं अनाउंस करूंगा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे एक वीडियो डालूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको मैं कैसे ना कैसे बता पाऊँ कि मैं फेसबुक पे अवेलेबल हो गया हूँ, पर अभी मैं फेसबुक पे अवेलेबल नहीं हूँ। अब वीडियो की ओर चलते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये लोग हमसे शेयर करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं परेशान हैं, जो नहीं चाहते कि आप किसी वजह से परेशान हो। आप उनकी गलती से सीख ले सकते हैं, तो किसी की गलती किसी की सीख। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें दीपू ने बताया, जो कि शाहदरा के रहने वाले हैं। 2014 में उनकी नज़रों के आगे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहां पर उन्होंने ये देखा था कि एक तरफे प्यार की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। उन्होंने पूरा इंसिडेंट मुझे रिकॉर्ड करके भेजा और मैंने उनसे कॉल पे वेरीफाई करा कि पूरा इंसिडेंट रियल है या नहीं है। तो उनसे मैंने पूरा कन्फर्मेशन लिया है। अब बताता हूँ मैं आपको। बात है 2014 की, जब दीपू ने बताया कि वो अपने साइड वाले घर में ट्यूशन पढ़ने जाते थे काजल दीदी के पास। जो काजल दीदी थी वो बहुत ही अच्छे घर परिवार से थी। उनका नेचर बहुत अच्छा था। लड़की बहुत ही ज्यादा इनोसेंट थी। दीपू ने बताया कि काजल दीदी दिखने में इतनी सुंदर थी कि आए दिन कोई ना कोई उन्हें प्रपोज किया करता था, कोई ना कोई उनसे बात करने की कोशिश किया करता था और कॉलेज में उनके चर्चे बहुत ज्यादा थे सुंदरता को लेके। उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि वो नए दोस्त बनाने पे यकीन रखती थी और घर वाले हमेशा काजल को समझाते थे कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना सीखो, हर किसी इंसान की नीयत अच्छी नहीं होती। और ऐसा ही हुआ। काजल जिस कॉलेज में पढ़ती थी, जिस फ्रेंड सर्कल में वो थी, दूसरे तो उन्हें प्रपोज किया ही करते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ कि एक लड़का था जिन्होंने काजल को उन्हीं के फ्रेंड सर्कल में से प्रपोज कर दिया। और उस लड़के का प्रपोज करने का तरीका इतना घटिया था कि पूरे कॉलेज के सामने घुटने पर बैठ के वो उन्हें रिंग पहनाने लगे। काजल को अपनी इज्जत को लेके इतना ज़्यादा लगा कि उन्होंने उस लड़के को भरी भीड़ में चाटा मार दिया। ये होने के बाद काजल अपने घर आ गई और अपने पेरेंट्स को उन्होंने सब कुछ बता दिया कि कॉलेज में ऐसा ऐसा हुआ था, एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया, मैंने उसे चाटा मार दिया। अब अगर कुछ होता है तो आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि मैंने किसी को एक्सेप्ट नहीं करा। आप मेरी जहाँ बोलोगे मैं वहाँ शादी करूँगी। काजल इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फर्म थी और अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। उनका बैकग्राउंड हमेशा से बहुत ज़्यादा साफ रहा था। उनका कभी कोई रिलेशन नहीं रहा। जो दीपू थे जिन्होंने ये रियल इंसिडेंट मुझे भेजा, उन्होंने बोला कि अक्षय भैया, जैसे एक दीदी होनी चाहिए ना, काजल बिल्कुल वैसी थी और मैं उनको दीदी की तरह ही मानता था। लेकिन बोलते हैं ना कि हमारे चाहने से क्या होता है जब तकदीर में कुछ और ही लिखा होता है। तो काजल ने उस लड़के को मना कर दिया और वो कॉलेज जाने लगी। अगले दिन वो लड़का आया, उसने काजल से बात करने की कोशिश की। काजल ने उस लड़के से बात नहीं की और हर तरफ उस लड़के का मजाक बनने लगा। कॉलेज में ये बात जैसे रातों रात एकदम से वायरल हो गई और जो काजल थी उन्होंने उस लड़के से बात करने से मना कर दिया। रातें गुजरी, दिन गुजरे और काजल अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गई। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगी और अपने ट्यूशन्स की तरफ उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। बोलते हैं ना कि कॉलेज असाइनमेंट्स मिलते हैं, तो काजल को भी कॉलेज असाइनमेंट्स मिलते थे जब वो रात को बैठकर अपने घर में किया करती थी। काजल जो थी वो पढ़ने में इतनी ज़्यादा समझदार थी कि वो हमेशा टॉप किया करती थी और जितने भी मोहल्ले के बच्चे थे इसलिए पढ़ने के लिए वहाँ पे आते थे क्योंकि काजल का पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा हुआ करता था। इस चीज़ को देखकर पूरे मोहल्ले को प्राउड फील होता था, खास करके काजल के मम्मी पापा को, कि लड़की पढ़ाई में इतनी अच्छी है, नेचर में इतनी अच्छी है, जिस लड़के को ये मिलेगी उसकी तो तकदीर खुल जाएगी। अब जैसे हर कॉलेज से किसी न किसी को कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो काजल को भी एक प्रोजेक्ट मिला था घर से करने के लिए। काजल ने अपने मम्मी पापा को इन्फॉर्म किया कि मैं रात को लेट नाइट स्टडी करूँगी क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो आप लोग सो जाइएगा। और जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये दीपू ने काजल से ही बाद में पूरा कन्फर्म किया था कि ये चीज़ें हुई कैसे थी। तो काजल उस रात प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी जब अचानक से रात के 1:30-2 बजे और उन्हें लगता है कि मुझे वॉशरूम यूज़ करने जाना चाहिए। वॉशरूम पहले घर के बाहर हुआ करते थे, थोड़ा सा आउटर एरिया में। जैसे आप जानते हैं कि अगर घर बना हुआ है तो उसको थोड़ा सा बाहर हम घर के तरफ रखते थे। अभी तो घर में वॉशरूम बनने शुरू हो गए हैं। तो वो अपने घर से बाहर निकलती हैं, वॉशरूम यूज़ करती हैं। जब वो वापस आ रही थी तो उन्हें ऐसा लगता है, गर्मियों का टाइम था, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है जो उनके वहाँ पे थोड़ा गार्डन एरिया था वहाँ पर जैसे वाइट कलर की बॉल पड़ी हुई है।
काजल उस तरफ देखने जाती है और अचानक से वो बॉल जो थी उनके मुंह के ऊपर उड़ के आती है और 5 मिनट के लिए काजल वहाँ पर अचानक से बैठ जाती है, जैसे उन्हें चक्कर आ गए थे। काजल उठती है, अपने कमरे में जाती है, मुश्किल से आधा घंटा काम करती है और उन्हें ऐसा लगता है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उन्हें बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे, तो वो सो जाती हैं। अब अगले दिन की बात है, जब वो अपने कॉलेज जाती हैं, कॉलेज में भी वो बहुत बुरी तरीके से इरिटेट रहती हैं। जब घर में वापस आती हैं तो दीपू ने बताया कि अक्षय भाई उनके पास एक पेट था, पमेलियन डॉग था, जिसका नाम था जूली। जब काजल अपने घर में वापस आती हैं तो जो डॉग था उन्हें देखकर भौंकने लगते हैं। शाम हो जाती है, वो जो पेट था बार बार उसे खाना डालते हैं, कभी कोई बोन डालता है, ये सोच के कि शायद पेट जो है उसे भूख लग रही होगी, लेकिन वो जो पेट था वो काजल को देखकर पूरे दिन भौंकता रहता है। काजल इस चीज़ को इग्नोर करती है, हालांकि जो उनके पेरेंट्स थे और जो दीपू था, जो वहाँ पर ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे आते थे, वो इस चीज़ को देख के बहुत हैरान थे कि वो जो पमेलियन डॉग था जूली, वो काजल को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उनसे बहुत ज़्यादा लगाव था, लेकिन आज वो काजल को देखकर भौंक क्यों रहा है। अब होता क्या है, काजल इस चीज़ को इग्नोर करती है, घर वाले उस डॉग को कैसे ना कैसे सर पे हाथ रख के उसे चुप करा देते हैं और अगले दिन जब सुबह घर वाले सो के उठते तो वो देखते कि पमेलियन जो डॉग था वो इस दुनिया में नहीं रहा है। सब बहुत शौक थे इस चीज़ को देखकर कि रातों रात ऐसा क्या हुआ, लेकिन फिर भी ये सोचते कि शायद उसके गले में कुछ फंस गया होगा, उसने कुछ गलत खा लिया होगा, लेकिन इन्हें क्या पता था ये तो किसी खतरे से पहले का संकेत था जो वो पेट देता देता अपने साथ चला गया था। तो काजल के एक बड़े भाई थे जो देखते कि परिवार की कंडीशन ऐसी हो गई है, क्योंकि जब काजल घर में नहीं होती थी तो किसी का मन नहीं लगता था, तो उनके भाई क्या करते हैं, अपने साथ एक नया पेट लेके आते हैं। 3-4 दिन बाद लैब्राडॉग एक वो लेके आते हैं और घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इस चीज़ को देख के कि चलो अब दोबारा घर में एक नए मेहमान का स्वागत करते हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि मनुष्य जब घर में घुस जाए तो उस घर में कभी बरकत नहीं हो पाती। 3 से 4 दिन बाद वो जो नया पेट आया था वो भी किसी वजह से इस दुनिया में नहीं रहा। जो उनके गार्डन के फूल पत्ते हुआ करते थे वो सूखने लगे, उनके घर में अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी और इन सब चीज़ों में जो सबसे बड़ी चीज़ थी, जो काजल थी, उनका रिएक्शन बदलने लगा। मतलब वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी, इरिटेट रहने लगी, वो किसी से ढंग से बात नहीं करती थी, बर्तन फेंक फेंक के मारा करती थी। तो काजल पहली बार उस दिन डिसीजन लेती कि इस घर में अब कोई नया पेट नहीं आएगा, क्योंकि जब भी हमें कोई छोड़ के जाते हैं हम रह नहीं पाते। तो काजल बोलती है अगर फिर दोबारा कोई पेट आएगा और फिर दोबारा उसके साथ कुछ ऊंच नीच हुई तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा और मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है इस चीज़ को लेके। 2 से 4 महीने गुजरते हैं, काजल खुद को स्टेबल करती है, घर में सब ठीक हो जाते हैं और वक्त आता है काजल के पहले रिश्ते का। जब घर वाले फोर्स करते हैं कि अब काजल की उम्र 23-24 साल हो गई है तो रिश्ता देखना शुरू करते हैं। पहला रिश्ता आता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि काजल को देखकर कोई मना नहीं कर सकता था। तो जो लड़का आया था देखने के लिए काजल को, उसने आते ही ये चीज़ अनाउंस कर दी कि भाई मुझे काजल से ही शादी करनी है, मैं कहीं और शादी नहीं करूँगा, मुझे काजल बहुत पसंद है। काजल भी उस लड़के को बहुत पसंद कर रही थी और डिसीज़न देखकर घर वाले भी बहुत खुश थे कि चलो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन बोलते हैं ना कि अगर आपकी खुशियों को पहले से ही किसी की नज़र लगी हो तो दूसरी खुशियाँ कभी उसकी जगह नहीं ले पाती। 3 दिन बाद वो जो लड़का था जिसने काजल को पसंद किया था वो अपने ऑफिस से घर आ रहा था और उसका इतना गंदा एक्सीडेंट होता है जहाँ पर वो अपना रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। काजल इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि उनके नसीब में शायद वो लड़का लिखा ही नहीं था और बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती, मुलाकातें बहुत ज़्यादा नहीं होती। 3 दिन के अंदर ये इंसिडेंट हुआ था तो उनकी फैमिली भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है भाई एक्सीडेंट हो गया, अब क्या कर सकते हैं। 2 महीने गुजरते हैं, तीसरा महीना आता है, दूसरा रिश्ता उनके लिए आता है। जब दूसरा रिश्ता आता है तो लड़का जो था वो ठीक ठाक था, काजल फिर भी यही सोचती है अगर माँ बाप एग्री कर रहे हैं तो मैं कैसे मना कर दूँ, और काजल दूसरे लड़के के लिए भी हाँ बोल देती है। वो जो लड़का था वो भी काजल को हाँ बोल देता है, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या होता है, जब वो अपने घर पहुँचते हैं तो वो जो लड़का होता है वो सुसाइड कर लेता है। अब जो काजल के माँ बाप थे वो काजल को मनुष्यत की नज़र से देखने लगे कि यार कहीं हमारी लड़की में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद को कैसे न कैसे कन्विंस कर लेते थे क्योंकि काजल के जो बड़े भाई थे वो यही समझाते हैं कि आप किसी और की करनी पे काजल को क्यों डांट रहे हो, काजल की गलती क्या है, ठीक है 2 लड़के थे नहीं हो पाया, कोई नहीं आगे देखते हैं। फिर भी उनके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा था कि यार प्रॉब्लम क्या है। तो जो काजल के मम्मी पापा थे और उनके भाई थे वो काजल को लेके एक पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी उनके सामने बोलते हैं कि अभी काजल की जो कुंडली है उनकी दशा थोड़ी सी ख़राब चल रही है, जिस वजह से इनकी शादी पक्की नहीं हो पा रही है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एक और रिश्ता आएगा जहाँ पर इनकी बात बन जाएगी। घर वाले खुश हो जाते कि चलो 6 महीने 1 साल वेट करना पड़ेगा, लेकिन जब काजल 25 साल की हो जाएगी तो एक ऐसा रिश्ता आएगा जो कि पंडित जी ने बताया कि 25 साल आने पर काजल की एक ऐसी शादी होगी जहाँ पर काजल महारानी जैसी लाइफ जिएगी।
25 साल होने पर काजल के दोबारा एक रिश्ता आता है घर पे। जैसे कि पंडित जी ने बताया था, लड़का वेल सेटल्ड था, लड़का दिखने में सुंदर था, समझदार था, उसकी बातें सबको बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही थी अपनी तरफ। लेकिन बोलते हैं ना कि लिखी के आगे किसी की क्या ही चलनी है। लड़का अपने घर जाता है और 10 दिन बाद उसको पता नहीं क्या होता है, उसके घर वाले डिक्लेयर कर देते कि हमारे लड़के के दिमाग में कोई ना कोई चोट लगी है और वो मेंटल असाइलम पहुंच गया, वो पूरी तरीके से पागल हो गया। अब बोलते हैं ना कि ऐसी कंडीशन में जहाँ पर आपके घर में एक बच्ची हो जिसकी शादी ना हो रही हो, तो उस घर में बाप का बौखलाना तो बनता ही है। पापा क्या करते थे, पूरी पूरी रात सो नहीं पाते थे लड़की की टेंशन में, और शायद ये चीज़ उनको बहुत भारी पड़ने वाली थी। जब दीपू उनके बगल वाले घर में रहता था, एक रात की बात है, दीपू को नींद नहीं आ रही थी, रात के 11:30-12 बजे की बात है। तो जो काजल थी, उनके पापा की एक आदत थी स्मोक करने की, और काजल को स्मोक से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी। अगर उनके सामने कोई स्मोक करता था तो काजल वहाँ से उठ के चली जाती थी। ऐसा ही हुआ, रात के 11:30-12 बज रहे थे, तो जो काजल का घर था, उनकी छत जो थी पुराने टाइम की बनी हुई थी, तो वहाँ पर जो लकड़ी वाली सीढ़ी लगानी होती है, उसको लगाकर उनकी छत पे जाया जाता था। तो रात की बात है 11:30-12 बजे की, जब दीपू को नींद नहीं आ रही थी और वो अचानक से देखते गेट खुलने की आवाज़ आती है, और जो काजल के पापा थे वो लकड़ी वाली सीढ़ी लगा के छत पे चढ़ते हैं, दीवार के ऊपर खड़े होते हैं और वो स्मोक कर रहे थे वहाँ पर। जब अचानक से गेट की और तेज़ खुलने की आवाज़ आती है और अचानक से दीपू उठ के देखते कौन आया है, और दीपू देखते कि काजल वहाँ पे खड़ी थी नीचे, जो ऊपर की तरफ देख रही थी अपने पापा की तरफ, और जो दीवार थी वहाँ पे 13-14 फीट की थी। दीपू देखते कि काजल ने एक पैर मारा, दूसरा पैर मारा और सीधा वो छत पे आ गई। सीढ़ियों का उसने यूज़ ही नहीं करा, और अचानक से काजल ने अपने पापा को धक्का मारा और काजल के पापा सीधा जाके ज़मीन पे गिरे। दीपू के हाथ पैर काँप रहे थे बुरी तरीके से कि उन्होंने ये क्या देख लिया है। जब सारे घर वाले सो रहे थे, बस दीपू बैठ के देख रहे थे, और काजल ने एक बार ही दीपू की तरफ देखा। जब दीपू वहाँ पर बैठे बैठे फ्रीज हो गए थे, उनके पास करने को कुछ नहीं था, हाथ नहीं हिल रहे थे, पैर नहीं हिल रहे थे, काजल अचानक से उछल के दीपू के पास आती है और बोलती है, अगर तूने ये बात किसी को बताई तो अगला नंबर तेरा होगा, तू भी ऐसे ही मरेगा। और वहाँ से काजल सीधा नीचे कूद के अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। जब थोड़ी देर में काजल के पापा की चिल्लाने की आवाज़ आती है, वो उठने की कोशिश करते पर उठ नहीं पाते, तो शोर सुन के काजल के भाई उठ के जाते और देखते कि पापा सिगरेट पीते पीते नीचे गिर गए। तो काजल के भाई उनके पापा को अंदर उठा के लेके आते हैं, तो काजल के पापा को पता ही नहीं था पीछे हुआ क्या। उन्हें लगा उनका पैर डिसबैलेंस हो गया और वो ज़मीन पे गिर गया। हालांकि वो 1 मंजिल का घर था, इसलिए उनके पापा को ज़्यादा नहीं लगी, हाथ में चोट लगी थी। लेकिन बोलते हैं ना कि दीपू के दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि मैंने ये क्या देख लिया है। दीपू ने बताया कि अक्षय भाई, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और अगले दिन का मैं वेट कर रहा था कि मैं अपने मम्मी पापा को वो चीज़ बताने वाला हूँ, लेकिन दिमाग में एक ही स्टेटमेंट थी कि अगर मैंने बता दिया तो काजल दीदी मेरा क्या असर करने वाली है। लेकिन बोलते हैं ना, बच्चे के दिमाग में क्या ही चल रहा होता है। अगले दिन जो दीपू था उसने अपने पूरे परिवार को बता दिया कि काजल दीदी ऐसे ऐसे आई थी और उन्होंने अंकल को धक्का मारा और अंकल नीचे गिर गए, और काजल दीदी ने मेरे को बोला कि तेरे को भी जान से मार दूंगी। काजल वहाँ पे खड़ी होकर सुन रही थी। सबको लग रहा था अभी तक दीपू मजाक कर रहे हैं। अचानक से काजल बोलती है कि मैंने तेरे को मना करा था ना, मत बताइयो, अब तू भी मरेगा। और ये सुनने के बाद दीपू के परिवार वाले सबसे पहले डरते हैं कि भाई ये काजल क्या बोल रही है। तो काजल की मम्मी उसके बाल पकड़ के उसे मारने लगती है बुरी तरीके से कि क्या बोल रही है तू, क्या मारेगी, क्या मतलब है तेरा, बुरी तरीके से पीटने लगती है। तो काजल की बॉडी के अंदर से एक आवाज़ आती है कि तुम जिसे मार रहे हो वो तुम्हारी बेटी है, थोड़ी देर में मैं तो निकल जाऊंगा यहाँ से, पर तुम अपनी बेटी को बचा नहीं पाओगे। और हाँ, ये जो लड़का है ना, इसे मैं अपने साथ लेके जाऊंगा जैसे तुम्हारी लड़की को लेके जाने वाला हूँ। और ये सुनने के बाद जो दीपू के घर वाले थे वो बहुत डर जाते हैं। वो फटाफट से दीपू की नानी को फ़ोन करते हैं और दीपू को उसी दिन अपने घर से नानी के घर पर भेज देते हैं पढ़ाई गई तेल लेने। दीपू को वहाँ से रवाना करते हैं कि भाई तू निकल, इससे पहले कि तेरे साथ कुछ गलत हो जाए। अब इस दौरान क्या हुआ, दीपू तो वहाँ से चले गया अपने नानी के घर पे। दीपू को नहीं पता, दीपू को बाद में पता चला जब वो अपने घर पे आए कि जो काजल थी, जो लड़की थी, उसके रवैये में ऐसा बदलाव आ गया। जो लड़की स्मोक से हेट करती थी वो बीड़ी पिया करती थी बैठ के ज़मीन पर, और घर वाले कुछ भी बोलते तो बर्तन फेंक के मार दे करती, हांडी फेंक के मार दे करती, हल्ला मचाया करती घर में। और जो सबसे इरिटेटिंग वाली चीज़ थी, कभी भी सोते सोते पूरे कपड़े उतार के किसी भी घर वाले के सामने आ जाती, ये बोल के कि मैं इसे ले जाऊंगा, मैं इसे ले जाऊंगा, मैं इसे ले जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा, तुम बचा के दिखा लो, मैं इसे ले जाऊंगा। परिवार वाले बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे इन सब चीज़ों की वजह से। तो काजल के पापा अपने गांव में फ़ोन करते हैं। गांव का नाम बताने के लिए मुझे मना करा गया है तो मैं नहीं बता पाऊँगा। गांव में एक सिद्ध बाबा थे, वो बाबा बोलते हैं उन्हें कि तुम्हें लड़की को मेरे पास लेके आना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि काजल के पापा के पास गाड़ी नहीं थी। अगर गाड़ी करनी पड़ेगी तो ड्राइवर को बताना पड़ेगा,
ड्राइवर को बताना पड़ेगा तो कोई ना कोई दिक्कत होगी जिस वजह से ड्राइवर जाएगा नहीं। तो ये क्या दिमाग लगाते हैं कि काजल को हम सोते सोते ही ले जाएंगे और ड्राइवर को हम बताएंगे ही नहीं, और ये इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। जब ये अपने गांव जाने के लिए ड्राइवर को बुलाते हैं तो काजल को बैठाते हैं बीच में, एक तरफ पापा एक तरफ भाई और आगे बैठती है मम्मी। अब होता क्या है, ये आराम से यहाँ से निकल जाते हैं जब तक काजल सो रही थी। जैसे ही अपनी गांव की सीमा पे पहुंचते हैं, जब गांव 8 किलोमीटर दूर था, तो अचानक से पहला टायर जो था वो पंचर हो जाते हैं। अब ड्राइवर परेशान हो जाते हैं कि भाई 8 किलोमीटर बचा है यार, आराम से चल रही थी गाड़ी में, अचानक से पंचर कहाँ से हो गया। ड्राइवर उतर के देखता है पंचर का कोई भी रीज़न नहीं मिलता। तो ड्राइवर सोचता है ठीक है स्टेपनी तो है ही, उसे रिपेयर करके ड्राइवर अंदर बैठता है, 2 किलोमीटर और चलता है, एक और टायर पंचर। अब ये लोग वहाँ पे शाम को पहुँचे थे और गाँव में आपको पता है कि मैकेनिक मिलना बहुत मुश्किल है, खासकर 2014 में। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, दूसरा टायर पंचर, फिर थोड़ा आगे चलते हैं, तीसरा टायर पंचर, और जब सिद्ध बाबा से 2 किलोमीटर दूर रह जाते हैं, चौथा टायर भी पंचर हो जाता है। अब ड्राइवर के दिमाग में चल रहा होता है यार ये गाड़ी के साथ हो क्या रहा है, मतलब एक स्टेपनी है वो भी गई, 4 टायर भी पंचर हो गए। तो जो काजल के पापा थे वो इस चीज़ को तो शीशे में देख ही रहे थे, हमें तो पता है ये हो क्या रहा है और कौन कर रहा है, लेकिन जो ड्राइवर था वो गहरी सोच में कि ये हो क्या रहा है, कौन कर रहा है। भाई बड़ी मुश्किल से गाड़ी को रेंग रेंग कर पूरी 5-10 की स्पीड में ये लोग जो है सिद्ध बाबा के पास पहुंचते हैं। उस दौरान जो है ड्राइवर को पता चलता है, जब वो लड़की उतरती है और लड़की को उसके पापा और उसके भाई पकड़ते हैं, तो लड़की अपने पापा और भाई को फेंक के मारती है। वो जो काजल नाम की लड़की थी, जो सिद्ध बाबा थे वो एक उंगली लगाते हैं और जो काजल नाम की लड़की थी वो वहाँ पर जाके बेहोश हो जाती है। तो ड्राइवर पूछता भाई साहब चल क्या रहा है। ड्राइवर को बोलता है भैया आप फालतू पैसे ले लेना, आप बस शांति से बैठ जाओ। अब बताया कि रातों रात तो पहले वहाँ पे पूजा चली। जब ड्राइवर ने बोला कि भैया मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, मेरी गाड़ी ठीक करवा दो, अगले दिन ड्राइवर की गाड़ी ठीक करवाई, ड्राइवर उस गांव से भाग गया। अब जब पूजा चली तो पता चला कि वो जो लड़का था जिसे काजल ने थप्पड़ मारा था, जो 2 दिन तक कॉलेज में आया था, काजल से बात करने की कोशिश कर रहा था, काजल ने बात नहीं की, तो वो घर जाके उसने खुद को दी एंड कर लिया। वो ही उसके पीछे पड़ा हुआ था। घर वालों को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था, उन्हें लगता था कोई जीना आ गया, कोई भूत आ गया, कोई प्रेत आ गया, कोई बेताल चढ़ गया जो हमारी लड़की को ले जाने की कोशिश कर रहा है। और घर वालों को पता ही नहीं था ये वही लड़का है काजल ने जिसको थप्पड़ मारा था। 4 दिन तक इलाज चला। अब क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा कि दीपू को ये सब कुछ कैसे पता चला। जब 1.5 महीने बाद सबको लगा कि हाँ काजल स्टेबल हो गई है, तो काजल के पास सब बच्चे ट्यूशन पढ़ने आने लगे दोबारा। काजल के जो मम्मी पापा थे वो ट्यूशन पढ़ाते टाइम काजल की हरकतों को नोट करते थे कि कहीं इसको दोबारा कोई पोजेशन ना आ जाए। जब घर वाले इधर उधर होते थे तो जो दूसरे बच्चे थे वो दीदी से पूछते थे काजल से कि आपको क्या हुआ, तो काजल उन्हें बताया करती थी कि भाई मुझे खुद घर वाले बताते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो जो पर्सनल एक्सपीरियंस काजल ने शेयर किया कि उनको क्या दिखता था जब ऐसे वो अजीब अजीब से एक्टिविटीज़ करती थी, तो काजल ने बताया कि मुझे काली परछाई का साया दिखता था जो मेरे को अपने पास बुलाता था और मैं खुद को मना नहीं कर पाती थी, और जब मैं किसी दिन मना करती थी वो जो परछाई थी वो दुगनी तिगनी साइज में हो जाती थी, जो मुझे देखकर बहुत डर लगता था और मुझे सरेंडर करना ही पड़ता था। फिलहाल काजल सही है, उनकी शादी हो गई है, उनकी एक बच्ची भी है, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, लाइफ जो है पूरी ट्रैक पे आ गई है। एट द एंड दीपू ने बोला कि भाई मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा देख के अगर आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो या किसी को मना कर रहे हो, उससे अच्छा है कि उस सिचुएशन को वहीं छोड़ दो और अपने घर वालों को आके बता दो, वो खुद हैंडल कर लेंगे। क्योंकि पता नहीं इस चीज़ को कौन पर्सनली किस तरीके से दिल पे ले ले। और अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले को थप्पड़ मारना ज़रूरी है, तो भाई मैं तो कहूँगा मुंह पे ईंट भी मार दो तो भी कोई बुरी बात नहीं है। फिर जो आगे होगा वो देख लेंगे, क्योंकि किसी के दिल को दिलासा देने वाली बात नहीं है, लेकिन सिचुएशन देखने के ऊपर है। मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन, आपको ये जज करना आना चाहिए कि जो इंसान आपके आगे पीछे घूम रहा है उसकी नीयत आपको लेके क्या है, उसकी नज़रें आपको लेके क्या है। ये लड़के के लिए भी है और लड़की के लिए भी है कि आप अपना ध्यान खुद रखना सीखें। और जब आपको लगता है कि आपके आगे पीछे कोई ऐसा इंसान है जिसकी नीयत ठीक नहीं है, तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करना सीख लो, क्योंकि एट द एंड आगे जाके क्या हो सकता है आपको कुछ नहीं पता। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो या आपने देखा हो या कभी आपके सामने ऐसा कुछ हुआ हो, तो आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। मैं यही कहूँगा जो कमेंट्स आप करते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं, तो कमेंट्स को बनाए रखें। जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आप आ गए हैं तो यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जिस तरीके की हम मेहनत कर रहे हैं मैं ऐसे ही रियल इंसिडेंट आपके पास लाता रहूँगा। नई वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।